हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। सीरीज 17 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज 18 के बारे में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज के पहले प्रश्न को। प्रश्न है, ज़ोंबी आइज क्या है, इसके प्रभाव। ये 50 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, लगभग 50 वर्ड्स में बन सकता है। हो सकता है कि 20 वर्ड्स में बने, केवल ज़ोंबी आइज लिखा जाए। तो ज़ोंबी आइज क्या है, इसके प्रभाव क्या है, तो उत्तर देखते हैं। ज़ोंबी आइज को मृत या नष्ट प्राय बर्फ के रूप में जाना जाता है। मृत या नष्ट प्राय यानी ऐसी बर्फ जो मृत हो चुकी है या फिर नष्ट हो चुकी है, मूल हिमचादर का हिस्सा बने रहने के बावजूद इस पर ताज़ा बर्फ नहीं जमा हो रही है। मूल जो हिमचादर है उसका हिस्सा बने रहने के बावजूद भी इस पर ताज़ा बर्फ नहीं जम रही है। ज़ोंबी आइस जो है इम्पोर्टेंटली ग्रीनलैंड जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ज़ोंबी आइस क्या है, एक मृत और नष्ट प्राय बर्फ है जो कि क्या है, हिमचादर का हिस्सा बनने से पूर्व क्या थी, ताज़ा बर्फ थी, लेकिन अभी उस पर ताज़ा बर्फ नहीं जमा हो रही है। इस अध्ययन में एक अध्ययन हुआ है जिसमें क्या है, ज़ोंबी आइस एक संतुलन अवस्था की ओर संकेत करती है, जहां ग्रीनलैंड के उच्च क्षेत्रों से हिमपात का प्रवाह ग्लेशियरों के किनारे को रिचार्ज करने के लिए होता है। अब एक अध्ययन हुआ है, उसमें ये बोला गया है, ये पाया गया है कि ज़ोंबी आइस जो है एक संतुलनकारी व्यवस्था है। वो संतुलन क्या व्यवस्था की ओर संकेत करती है। वो व्यवस्था क्या है कि ग्रीनलैंड के उच्च क्षेत्र है, वहाँ पर हिमपात होता है। हिमपात से क्या होता है, ग्लेशियरों के किनारे को रिचार्ज करने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसके लगातार पिघलने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि का खतरा बना हुआ है। अब ज़ोंबी आइस जो है वो लगातार पिघलने से क्या हुआ है, समुद्र का जलस्तर वो बढ़ रहा है और एक ये भी क्या है, एक खतरे की घंटी ही है। विगत कई वर्षों से, कई दशकों से बर्फ के पिघलने की दर में वृद्धि और पुनः पूर्ति में कमी आई है। अब क्या हुआ है, बर्फ तो लगातार पिघल रही है, उसकी दर में तो वृद्धि हो रही है, जबकि पुनः जो जितनी बर्फ बननी चाहिए उसकी पूर्ति में क्या है, कमी आती जा रही है, क्योंकि बर्फ जो है वो ताज़ा बर्फ वापस से नहीं बन पा रही है जो कि बननी चाहिए। अब इसका प्रभाव जो है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। ज़ोंबी आइस के कारण ग्रीनलैंड की हिमचादर पिघलने से वैश्विक समुद्र स्तर में कम से कम 27 सेंटीमीटर की वृद्धि होने का अनुमान है। ज़ोंबी आइस क्या है, मेनली क्या है, ग्रीनलैंड के ऊपर इसका अभी हाल ही में प्रभाव देखा जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि हिमचादर जो है वो पिघल रही है, तो उससे वैश्विक समुद्र स्तर में, जल स्तर में वृद्धि हो रही है और लगभग 27 सेंटीमीटर की वृद्धि होने का अनुमान से लगाया जा रहा है। हाल ही के अध्ययन के अनुसार वैश्विक रूप से किसी भी जलवायु कार्रवाई को अपनाए जाने या वैश्विक तपन के मौजूदा स्तर पर स्थिर रहने के बावजूद ज़ोंबी बर्फ के कारण ग्रीनलैंड की कुल बर्फ का 3.3% भाग पिघल जाएगा। ज़ोंबी बर्फ के कारण ग्रीनलैंड की कुल जो जितनी भी बर्फ है उसका 3.3% भाग जो है पिघल जाएगा, क्योंकि ये बर्फ जो है वो एक बार बनने के बाद जो है वापस नहीं बन पा रही है, पिघलने के बाद, सॉरी। बड़े तटीय, अब और साथ ही क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़े तटीय शहर जो है उन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके डूबने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। जब वैश्विक समुद्र जल स्तर बढ़ेगा तो जो तटीय शहर है उनका डूबने की आशंका बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासागर एटलस के अनुसार दुनिया के 10 सबसे बड़े शहरों में से 8 तटीय क्षेत्रों के पास स्थित है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के अनुसार पहले से ही 570 से अधिक तटीय शहरों में अनुमानित 800 मिलियन लोग वर्ष 2050 तक समुद्र स्तर में 0.5 मीटर की वृद्धि की चपेट में हैं। अब ऑलरेडी ये विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला जा रहा है कि तटीय शहर जो है उसमें 800 मिलियन लोग तो पहले से ही जो है वो 0.5 मीटर की वृद्धि अगर हो जाती है तो वो सारे लोग जो है वो 800 मिलियन लोग उनके जीवन पर संकट है। उसी के अलावा बाढ़, उच्च ज्वार, तूफानों की आदि में बारंबारता की वृद्धि हो जा रही है। बाढ़ ज़्यादा जा रही है, उच्च ज्वार हो रहा है, तूफान भी आ रहे हैं। तो इनमें क्या है, पहले कभी कभार आते थे, अभी क्या है ये बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे के लिए भी खतरा है। अब जब ये बाढ़ जैसी, उच्च ज्वार जैसी, तूफान जैसी सिचुएशन बनेगी या बड़े तटीय शहर जो है डूब जाएंगे तो उससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर तो नुकसान होगा ही, साथ में जो बुनियादी ढांचा है, सड़क हो गई, रेलवे वगैरह हो गई, इन सभी को लिए भी खतरा है कि वो नष्ट हो सकते हैं। तो ज़ोंबी बर्फ के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आभा संख्या, आभा नंबर, ये 2 वर्ड्स में या फिर 5 वर्ड्स में, दोनों में से किसी में भी आ सकता है, यानी 20 वर्ड्स में और 50 वर्ड्स किसी में भी ये आ सकता है। आभा संख्या क्या है, ABH, जैसा कि नाम से ही पता कर लेते हैं हम, ABH की फुल फॉर्म क्या हो गई, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। ये क्या है, एक 14 अंकीय संख्या है जिसको हिंदी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता
है, जिसमें 14 अंक की क्या है, एक संख्या है जो उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से साझा करने में मदद करती है। अब 14 अंक की एक संख्या हो गई, आधार की तरह ही हो गई लगभग। तो जो उपयोगकर्ताओं को क्या करेगा, पंजीकृत जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हैं उनके साथ अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सेव करने के लिए या फिर कॉन्ट्री करने के लिए मदद करता है आभा संख्या। आभा संख्या और देख लेते हैं आगे। एडवलाइज जनरल इंश्योरेंस ने देश में सभी लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने में मदद करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। अब एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस, ध्यान रखना प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये तथ्य, मेंस के लिए तो लाइन बनाकर आप लिख ही देंगे। तो एडलवाइज जो जनरल इंश्योरेंस है उसने क्या किया है, जो डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ पार्टनरशिप करी है। उपयोगकर्ता एडवलाइज की वेबसाइट के माध्यम से अपना विशिष्ट आभा नंबर जनरेट कर सकते हैं। यह पूरे भारत में सत्यापित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और भुगतानकर्ताओं से चिकित्सा निदान, उपचार और वित्त पोषण तक पहुंच प्राप्त करने में लोगों की मदद करेगा। इसमें क्या होगा, जो भी सेवा प्रदाता है या भुगतान करता है तो चिकित्सा निदान होगा, उपचार होंगे, वित्त पोषण, सभी से पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। आभा डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने की दिशा में पहला कदम है। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने की दिशा में क्या है, ये पहला कदम है। ये वर्तमान में वैकल्पिक है, अभी तो क्या है, ये अल्टरनेट है। अगर किसी की इच्छा है तो वो कर सकता है, अगर किसी की इच्छा नहीं है तो वो नहीं भी दे सकता रिकॉर्ड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इस कार्यक्रम को लागू कराने के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इस कार्यक्रम को लागू करवाएगा, उसके लिए शीर्ष निकाय भी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ओके, अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये भी 20 वर्ड्स और 50 वर्ड्स, इन 2 नंबर और 5 नंबर में ये प्रश्न बन सकता है। जानते हैं इसका उत्तर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में किसान रासायनिक खाद के स्थान पर देशी प्रजाति के गाय, भैंस के गोबर, गोमूत्र, चने के बेसन, गुड़, मिट्टी तथा पानी का प्रयोग कर देसी खाद बनाते हैं। अब देसी खाद किससे बनाई जा रही है, यहाँ पर गाय हो गया, भैंस हो गया या फिर कोई और भी जानवर है उसके गोबर से, उसके गोमूत्र से और चने की बेसन, गुड़, मिट्टी आदि पानी का प्रयोग कर देशी खाद बनाई जाती है इसके थ्रू। इस खेती में रासायनिक कीटनाशकों की जगह, रासायनिक कीटनाशकों सबसे पहले हम रासायनिक खाद की जगह तो क्या हो रहा है, गाय भैंस का गोबर, गोमूत्र, चने की बेसन, गुड़ हो गया। इसके अलावा रासायनिक कीटनाशकों की जगह नीम व गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, यानी नीम कोटेड गोमूत्र और नीम कोटेड जो रासायनिक कीटनाशक है उनका प्रयोग किया जाता है। इससे फसल में रोग लगने की संभावना भी बहुत कम होती है, किससे, नीम व गोमूत्र के मिक्सचर से। तो इस तरह से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है हमने देखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख लीजिएगा सारे प्रश्न, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, प्लस में आप कमेंट भी करिए कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।